हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पॉलीमर। तो व्हाट इज़ पॉलीमर? पॉलीमर आपने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसमें बहुत सारी जो एक सेम यूनिट होती हैं, यानी सेम तरीके का मॉलिक्यूल होता है। वो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर आपके पॉलीमर बनाते हैं। दैट मीन्स पॉलीमर्स और एक नॉर्मल कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है? पॉलीमर जो है वो नॉर्मल कंपाउंड, पॉलीमर में जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और दूसरी चीज़ कि उसका कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होता कि 100 जुड़ेंगे, 200, 1000, 1000 या 10,000। दैट मीन्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर, इसीलिए यहाँ पर जब भी आप कोई पॉलीमर की रिएक्शंस लिखते हैं तो हम उसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें वो एन जो है वो वेरिएबल है, जिससे आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल उसमें जुड़ते हैं। दैट मीन पॉलीमर की अगर डेफिनेशन या पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करें हम पॉलीमर को, तो पॉलीमर आपका क्या होता है? एक जायंट मॉलिक्यूल, यानी कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है ऑफ रिपीटिंग स्मॉलर यूनिट, यानी कि जो एक पर्टिकुलर यूनिट रिपीट हो रही है बार बार, उससे मिलकर आपका एक बड़ा मॉलिक्यूल जब बन जाता है तो वो कहलाता है आपका पॉलीमर। और जो रिपीटिंग यूनिट होती हैं वो आपकी कहलाती है मोनोमर। तो बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलकर या ज्वाइंट होकर आपका एक कंपाउंड, बड़ा सा कंपाउंड बनाते हैं, जिसे आप पॉलीमर कहते हैं। मोस्ट कॉमन और सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है इसका पॉलीथीन, जो कि आपका इथीन का पॉलीमर है। इथीन जो आपने एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस में एल्कीन्स जो होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट कंपाउंड है उस सीरीज का, उसे कहते हैं आप इथीन, जिसमें आपके दो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और उसकी वैलेंसी आपकी CH2 या फॉर्मूला जिसे कहते हैं सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल उसमें अटैच्ड है। और आपका जो फॉर्मूला है इथीन का वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके एन, मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें पॉलीमर में, क्योंकि कंपाउंड में तो एक डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। जैसे आप वाटर पढ़ते हैं H2O, यानी हाइड्रोजन का एक है, दो एटम और एक ऑक्सीजन का। यहाँ पर नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स कितने जुड़ने वाले हैं उसका कोई परफेक्ट नंबर या एक डेफिनेट नंबर नहीं होता, कई सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ सकते हैं। तो इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो प्रोसेस होता है जुड़ने का वो कहलाता है पॉलीमराइजेशन। उसके जो पॉलीमराइजेशन के थ्रू जब आपके इथीन के मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बना लेते हैं, जिसे आप पॉलीथीन के नाम से जानते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो आपका, जब आप वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका खत्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका कार्बन से की जो वैलेंसी होती है वो आपकी 4 होती है, जिसमें पहली फर्स्ट दो जो आपके हाइड्रोजन से जुड़ी है 2 और 3, उसके बाद 4 नंबर की जो वैलेंसी है वो आपकी यहाँ फ्री है, जो अगले आपके इथीन मॉलिक्यूल से इधर भी जुड़ सकती है, इधर भी जुड़ सकती है। तो यहाँ पर दो जगह फंक्शनल साइट है, तो यहाँ ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर दो, इसीलिए दोनों को हमने ब्रैकेट से बाहर इस तरीके से लिखते हैं। हमेशा जब भी आप पॉलीमर का कोई भी कंपाउंड लिख रहे हैं तो हमेशा ये जो बॉन्ड है वो फ्री छोड़ते हैं, जिससे कि आप ये दिखा सकें कि उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। तो ये मोस्ट कॉमन और सिंपलेस्ट एग्जांपल है पॉलीथीन, जो कि आपका इथीन का पॉलीमर है। तो मोनोमर यूनिट कहलाएगी, जो मोनोमर है वो है इथीन, और जो आपका पॉलीथीन है वो इसके पॉलीमराइजेशन के बाद, यानी इसके जुड़ने के बाद आपका जो पॉलीमर बना है वो है पॉलीथीन। दूसरा एग्जाम्पल, ये आपका एक एलिफेटिक का एग्जाम्पल है। दूसरा हम इस पॉलीस्टाइरीन का ले रहे हैं। स्टाइरीन जो कि एक मोनोमर का काम करता है, इसमें आपका बेंजीन रिंग के साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, और इसमें बेंजीन रिंग सेम एज इट इज रहती है, वहाँ कोई चेंज नहीं होता। जो भी मॉलिक्यूल जुड़ेंगे वो इस तरीके से, यही मॉलिक्यूल एक यहाँ पर ये डबल बॉन्ड खत्म होगा और इससे सेम मॉलिक्यूल इसके आगे पीछे जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने यहाँ पर भी लिए और उसके बाद पॉलीस्टाइरीन यहाँ बन जाएगा। तो ये दो कॉमन एग्जाम्पल थे। अब पॉलीमर के साथ साथ व्हाट इज मोनोमर? मोनोमर इज ए सेम और रिपीटिंग स्मॉलर यूनिट होती है, जो कि आपकी बार बार
रिपीट होती है या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। अब कितनी मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं उसका वेट कैसे हम निकाल सकते, तो जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी हमें नॉर्मली नहीं पता कि पॉलीमर जब बना है तो कितने मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, लेकिन जब बनना गया तो उसका वेट निकाल सकते हैं। और एक मोनोमर का वेट निकाल लिया आपने तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स कितने जुड़े हैं वो आप उसमें निकाल सकते हैं। तो हम वो भी आपको बताएंगे, उसे कहते हैं आप डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डीपी, आगे हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको एक जनरल क्लासिफिकेशन बता रहे हैं पॉलीमर का, कि पॉलीमर को आप कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पॉलीमर एक बहुत ज़्यादा डेली यूज में आप जो प्लास्टिक देखते हैं नॉर्मली वो भी आपका एक पॉलीमर ही है। तो बहुत सारी जो डेली यूज में चीज़ें यूज होती हैं वो सब आपके कई तरीके के पॉलीमर्स ही हैं। तो हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं वो एग्जैक्टली पॉलीमर ही होते हैं। तो हम यहाँ उन्हें हर बेस पर कि किस मोनोमर यूनिट के बेस पर, कई तरीके का बेस है जिसे आप कई तरीके से पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन। सी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर को आप जो है वो कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहले मैं इस साइड में आपको दिखा रही हूँ। आपका जो बेस है वो है, सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। तो अकरेंस दैट मीन्स किस तरीके से ये आपको नेचर में मिलते हैं, उसके बेस पे आप उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है नेचुरल और एक है सिंथेटिक। सिंथेटिक को भी आप फर्दर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्लासिफाई करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक में आपके साइलॉन सिलिका का पॉलीमर है। इसके अलावा पीपीए पॉलीफास्फोरिक एसिड वो भी आपका इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। नेचुरल में आपके जो नेचुरली अकरिंग यानी एज इट इज नेचर में मिलते हैं, प्रोटीन आपका नेचुरली अकरिंग है, कार्बोहाइड्रेट आपके नेचुरली अकरिंग जो पॉलीमर्स हैं वो हैं। इसके बाद जितने सिंथेटिक ऑर्गेनिक हैं, यानी सिंथेटिक की कैटेगरी में, इनऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया पीपीए और साइलॉन, ऑर्गेनिक जितने बाकी आप सब पढ़ेंगे पॉलीमर में, ये अब तक आपने कभी पढ़ा है छोटी क्लास में, तो वो सारे ऑर्गेनिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर ही होते हैं जो आप सिंथेसाइज करते हैं और नॉर्मली उन्हें यूज़ करते हैं, आपकी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल हैं। अब दूसरा जो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट, मैंने अभी आपको बताया था कि जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो आपकी मोनोमर कहलाती है, और उसके बेस पर आप उसे दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है होमोपॉलीमर और एक है कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब होता है कि जब आपकी रिपीटिंग यूनिट सेम हो, एक ही कंपाउंड से बनी हो। जैसे आपने इथीन का एग्जाम्पल देखा था कि इथीन बार बार रिपीट होके पॉलीथीन बना रहा था, वैसे ही अगर कोई भी रिपीटिंग यूनिट दो या दो से अधिक कंपाउंड से मिलकर बनी है तो वो आपका जो रिपीटिंग यूनिट है वो दो से ज़्यादा कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है, वो कहलाएगी आपकी, तो वो जो पॉलीमर बनेगा वो आपका कहलाएगा कोपॉलीमर। इसका एग्जांपल है आपका बेकेलाइट है, नायलॉन 6X है, जिससे आपके कपड़े वगैरह बनते हैं या मोजे वगैरह जो आप हॉजरी आइटम देखते हैं, तो वो सब एग्जाम्पल है। वो डिटेल में और पढ़ेंगे आप उनकी सिंथेसिस वगैरह। तीसरा है आपका मोड ऑफ फॉर्मेशन, कि किस तरीके से बन रहा है। अगर कोई भी जो रिपीटिंग यूनिट है या मोनोमर यूनिट है वो लगातार आपकी जुड़ती चली जा रही है, उसमें कहीं कोई कंपाउंड मिस नहीं हो रहा, दैट मीन्स जो सब्स्टिट्यूशन है या आपका एलिमिनेशन है वो कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे जब दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल HCl कुछ अलग हो जाता है, तो वहाँ पर कुछ भी अलग नहीं हो रहा, सिंपल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से है, और उसके बाद बॉन्ड खत्म होकर वो दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाती है, तो वो कहलाएगा एडिशन। और उसमें नॉर्मली जो कार्बन की चेन होती है वो उतनी ही रहती है जैसे पहले दो जो, जैसे इथीन था 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो बार बार जब इथीन की यूनिट जुड़ेगी तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरीके से आपके जो कार्बन का जो नंबर है वो आपका उसी के उसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा।
लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर में नॉर्मली जो चेन है कार्बन की वो कंडेंस हो जाती है, बीच में से आपके H2O, HCl, अमोनिया स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं। तो यहाँ मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पे आप पॉलीमर्स को एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म कुछ में आप पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट वन, आप ऑन द टेक्टिसिटी। टेक्टिसिटी क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टिसिटी। दिस वर्ड टेक्टिसिटी का मतलब अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था थोड़ी देर पहले, उसका एग्जाम्पल था पॉलीस्टाइरीन का। पॉलीस्टाइरीन में आपने देखा था कि बेंजीन रिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा था, वो एज इट इज जुड़ी हुई थी, और ऊपर जो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप था वो आपस में आगे जुड़ते जाते। तो जो वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है एज इट इज जुड़ा हुआ है, उसकी जो पोजीशन है कभी इस तरफ से जुड़ रहा है या कभी उस तरफ से, तो जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की जो पोजीशन होती है उसके बेस पर या उसका अरेंजमेंट जो होता है वो कहलाता है टेक्टिसिटी। और उसके बेस पर आप उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एटेक्टिक, सिंडियोटेक्टिक और आइसोटेक्टिक। ये आपका एटेक्टिक जो होता है वो नॉर्मली रैंडमली अरेंज्ड होता है, सिंडियो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का, और आइसोटेक्टिक में आपका एक ही साइड में अरेंजमेंट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप जानते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर ही किसी भी कंपाउंड की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर पॉलीमर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इलास्टोमर्स, इलास्टिसिटी के बेस पे इलास्टोमर्स, फाइब्रस, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। 1 बाय 1 हम इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे और विद एग्जाम्पल। तो इलास्टोमर मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है रबर, जैसे ब्यूना रबर है आपकी, ब्यूना एस, ब्यूना एन, और आपकी जो नियोप्रीन वगैरह है वो नॉर्मली क्या है आपकी बहुत सारी जो रबड़ आप पढ़ते हैं पॉलीमर्स में वो सब आपके इलास्टोमर्स में आते हैं। इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते और उनके बीच में स्ट्रेच आप कर सकते हैं, लेकिन बीच में जो आपकी लॉन्ग चेन कंपाउंड होते हैं उनके बीच में कुछ क्रॉस लिंकिंग होती हैं जो उन्हें स्ट्रेच करने के बाद वापस अपनी पोजीशन पर लाने के लिए होती हैं। जो आपकी जो एग्जैक्टली पॉलीमर का स्ट्रक्चर होता है, अगर मान लीजिए पॉलीमर के ये सब मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इन पॉलीमर्स की जो लॉन्ग चेन कंपाउंड है कई सारे आपस में, उसके बाद इनके बीच में भी कुछ क्रॉस लिंक होंगी जिससे कि जब आप स्ट्रेच करते हैं तो उसके बाद वो आपस में उसको वापस उसकी पोजीशन पर ले आते हैं। तो यानी फ्यू क्रॉस लिंकिंग के साथ यहाँ पे जो भी आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं कुछ क्रॉस लिंकिंग होती है और आपके वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। फाइब्रस में आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, एक बार खींच लिया उसके बाद वो खत्म, उसमें कोई भी स्ट्रेच या वापस वो अपनी पोजीशन पर नहीं आएंगे। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसके बेस पे आप थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, एक बार आप गर्म कर लें और फिर दोबारा से वो उसकी खुद की पोजीशन में ना आए, वो फ्यूज हो जाए और उस तरीके से उसकी शेप बिगड़ जाए तो वो कहलाता है थर्मोसेटिंग। स्ट्रांग होते हैं इसमें आपके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। और यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होती है, यहाँ कम क्रॉस लिंकिंग होती है और यहाँ इन दोनों के बीच में होती है। तो थर्मोप्लास्टिक में क्या है कि आप गर्म करें उसे रीशेप कर सकते हैं, बार बार गर्म कीजिए, रीशेप कीजिए, उसके बाद से दोबारा से दूसरी शेप में ला सकते हैं। तो प्लास्टिक की जो बाल्टियाँ हैं आपकी पॉलीथीन्स हैं वो इसी की बनी होती है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है उन्हें। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स की जो सिंथेसिस है वो आपको जो आपकी नॉर्मली
सिलेबस में बहुत पूछी जाती है, वो कुछ सिंथेसिस जो इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स है उनकी कुछ सिंथेसिस और उसका यूजेस मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अब आप ये जो आपका क्लासिफिकेशन है और उसका जो पॉलीमर्स है उनके बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिंथेसिस और मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।